नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए अब 2 दिन शेष हैं और चुनाव प्रचार थमने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। क्रिकेटी भाषा में बात की जाए तो स्लॉग्स ओवर की शुरुआत हो चुकी है। जो पहला दौर है 6 नवंबर को पहले दौर और उसके बाद 11 नवंबर है। तो एक हम कह सकते हैं कि जिस तरह का एक परिदृश्य है उसमें बहुत कम वक्त है और जो ये प्रचार थमने के ठीक पहले, चाहे वो भाषाई मर्यादाओं को तार-तार करने की बात हो और उसमें एनडीए का जो कुनबा है और उनके जो कर्ता-धर्ता हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, एक जुबानी जंग जबरदस्त है और मुझे लगता है होता रहा है पहले भी, पटरी से उतरते रहे, लेकिन इतना बेपटरी हो जाना, ये कई बातें हैं समझ से परे। क्योंकि हमने देखा केंद्र में जो मंत्री हैं लल्लन सिंह, उन्होंने जो कुछ कहा अनंत सिंह बन जाइए हर एक, ये जो है वो समझ से परे कि क्या कुछ बोल रहे हैं क्या नहीं। और सुशासन को बचाने के लिए, उनके सम्मान के लिए बात, जंगल राज की बात तो तमाम है, सब कुछ है। तो मैं तो जो खास फोकस आज हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि ये जो स्लॉक्स ओवर शुरू है, ऊँट की करवट क्या संभावनाएं दिखला बतला रही जतला रही। तो देश की बात में चलेंगे सीधे। अभय दुबे सर, प्रोफेसर अभय दुबे सर जुड़ गए हमसे। अभय सर, बहुत स्वागत। और मैं बिना और भूमिका बांधे शुरुआत यहीं से, कुछ घंटे शेष पहले चरण की वोटिंग के लिए, मतलब यानी मतदान थम जाना है कल और उसके बाद डोर टू डोर एक कैनवसिंग होगी। क्या अब तक का निचोड़ देख पा रहे हैं? जिस तरीके से बेपटरी है एनडीए, बे इंतहा बेपटरी हो जाना प्रधानमंत्री जी का, वैसे रहते हैं वो, चुनाव में उनको बताने के लिए कुछ नहीं है, सब पर शुरुआती नोट अबे सर। देखिए, अभी जब आपकी भूमिका में सुन रहा था तो आपने उसमें जिक्र किया कि किस तरीके से ललन सिंह मोकामा में चुनाव प्रचार करते हुए लोगों से कह रहे हैं कि सबको अनंत सिंह बन जाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा ललन सिंह ने कि यहाँ कोई साजिश हुई है और अनंत सिंह जल्दी जेल से बाहर निकलेंगे। अब ये आदरणीय अनंत सिंह जी कौन है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये कौन है। ये बिहार के सबसे कुख्यात अपराधी राजनेता हैं और नीतीश कुमार एक जमाने में कहा करते थे कि इस तरह के क्रिमिनलों से वो अपने आप को दूर रखते हैं। आज स्थिति क्या है? जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार के एक समर्थक, जो खुद मुखिया के नाम से जाने जाते थे, दुलारचंद यादव, उनकी हत्या के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल उठता है कि ये जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है? इस मतलब को समझना ज़रूरी है। ये मतलब ये बताता है कि बिहार की राजनीति में जातिगत चौधराहट को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सर सर अनंत सिंह, ललन सिंह, इन सब का मतलब है किसकी चौधराहट? एक बिरादरी की चौधराहट। सर उसको छोड़ने के लिए कोई नहीं चाहता। चूंकि ये इस प्रकार की चौधराहट वहां पर दिखाई जा रही है, तो उसका दूसरा मतलब ये होता है कि मोकामा की हत्या से, दुलारचंद यादव की हत्या से इस बात का पूरी संभावना है कि ये पूरे पूरे चुनाव में एक जबरदस्त किस्म का जातिगत ध्रुवीकरण हो जाए। और अगर ये जातिगत ध्रुवीकरण होता है तो जातिगत ध्रुवीकरण अगड़े बनाम पिछड़े के रूप में होगा। अगर ये अगड़े बनाम पिछड़े के रूप में ध्रुवीकरण होता है तो इसका सीधा नुकसान एनडीए को होगा। अब एनडीए की तरफ से इसकी कोशिश भी नहीं की जा रही है कि इस ध्रुवीकरण को रोके वो। दूसरे, अब आप नीतीश कुमार को देखिए। नीतीश कुमार जी ने अभी जब प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ तो नीतीश कुमार को उनके बगल में होना चाहिए था। भाजपा ये चाहती भी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी वहां नहीं दिखाई पड़े। वो उस वक्त मधेपुरा में थे, वहां प्रचार कर रहे थे और उन्होंने उनके बगल में खड़े हुए थे ललन सिंह, वही ललन सिंह जी जी। जो कि वहां मोकामा में अनंत सिंह बनकर प्रचार कर रहे थे। वो दूसरों से अपील कर रहे थे कि वो भी अनंत सिंह बन जाएं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा मामला है क्या। ये दरअसल जंग ये है कि बिहार की राजनीति के ऊपर से अगड़ी जातियों का जो
दबदबा पिछले कुछ वर्षों में व्यवहारिक रूप से हट गया था, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से, उससे पहले लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से, वो दबदबा दोबारा कैसे कायम किया जाए, ये करने के लिए ललन सिंह जैसे जनता दल यूनाइटेड के तत्व और भारतीय जनता पार्टी और खुद भी मुख्यमंत्री बनने की उबलती हुई महत्वाकांक्षा से ग्रस्त चिराग पासवान, जी हाँ, इन तीनों ने मिलकर एनडीए में एक बड़ा गठजोड़ बना लिया है। जनता दल यूनाइटेड दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा उसका भाजपा की तरफ झुका हुआ है और वो भाजपा के साथ पूरी तरह गठजोड़ बनाने पे आमादा है। ललन सिंह उसके चेहरे हैं, उसके मुखिया हैं। तो एनडीए के अंदर एक फिरका ये है पूरा का पूरा, और दूसरा फिरका है जनता दल यूनाइटेड का बचा हुआ हिस्सा, जो जिसकी बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है, वो और जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। दूसरा फिरका ये है। इन दोनों फिरकों के बीच में जंग चल रही है। एनडीए पूरी तरीके से दो फाड़ हो चुका है। अगर हम जनसत्ता में प्रभाषी शब्द का इस्तेमाल करते थे, जी हाँ, जी हाँ, करते इस्तेमाल मैं कर रहा हूं कि एनडीए पूरी तरीके से दो फाड़ हो चुका है। अब प्रश्न यह है कि मतदान के पहले दौर में क्या एनडीए की पड़ी हुई इस फूट का लाभ महागठबंधन को होगा? सर। क्या तेजस्वी यादव ने इसका पूरा बंदोबस्त कर लिया है? क्या बूथ मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह उन्होंने अपना सब गोटे सही जगह बैठा दी हैं? क्या वो उतने संसाधनों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं जितने संसाधन उनको चाहिए? क्या कांग्रेस के उम्मीदवार 2020 के मुकाबले बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और अपने अपने स्ट्राइक रेट को, अपने प्रदर्शन को सुधारेंगे? क्या मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा का असर सर। अति पिछड़े वोटों, अति पिछड़े समाज की तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का बढ़ा हुआ हाथ जो है ना, उसका कोई एक मतलब होगा? क्या उस बढ़े हुए हाथ को अति पिछड़े वोटरों का कम से कम एक हिस्सा थामेगा? ये सब सवाल हैं, जो सवाल इस वक्त मेरे सामने हैं, और मैं उसे 4 PM के दर्शकों के सामने भी उन सवालों को, उनका विन्यास पेश करना चाहता हूं, ताकि वो भी समझें कि आखिरकार बिहार में लड़ाई कहाँ हो रही है। जहां तक शिष्टता का सवाल है, यशवंत सिन्हा ने अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, अभी 1 ही 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री के भाषण सुनकर साफ स्पष्ट हो गया है कि इतना ज्यादा अशिष्ट, कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इस देश में कोई और दूसरा नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ में करेला और नीम चढ़ा, उन्होंने हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी वहां पे आयात कर लिया, बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरह की भद्दी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं हमेशा से, उसी का इस्तेमाल करते हुए एक और राजनीतिक अशिष्टता की और गहराइयों को छू लिया। सर वो कट्टा, क्रूरता और है कहाँ? कौन? और दूसरा जो आपने कहा, वो कहीं वो कह रहे हैं पप्पू टप्पू अप्पू, पप्पू टप्पू अप्पू कह रहे हैं। फिर आप अमित शाह साहब कह रहे हैं कि साहब अपहरण डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, रंगदारी का डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, फिर वो हत्या वाला डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। अपनी गिरेबा में तो झांक नहीं रहे सर ये लोग। और फिर इसलिए प्रियंका गांधी को कहना पड़ा कि भाई आप मोदी जी, आप एक वो जो अपमान डिपार्टमेंट खोल लीजिए। मतलब ये और हालांकि इंडिया ब्लॉक की ओर से चाहे तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, बड़ी वो मुद्दे आधारित बातों पे ही जा रहे हो। देखिए, आपको भी ध्यान होगा, मैं उस पर भी एक नोट चाहूंगा आपका, कि वो जो छठ पर उन्होंने वो बिस्लरी और पकड़े गए थे मोदी जी, उन्होंने तो तालाब में छलांग लगा दी। तो भय डर क्या है? लग रहा है कि ये बहुत सब कुछ विपरीत चला जा रहा है। कहिएगा सर आप। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मन में वो बात है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि छठी मैया का अपमान किया वगैरह। लेकिन इसमें देखिए, नरेंद्र मोदी जो जिस तरह की लफाजी का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी एक कुछ पैटर्न होता है। उस पैटर्न को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। प्लीज। जैसे कि वो जब जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर उनका संबोधन जो है वो नौजवानों के लिए है। वो उन नौजवानों कह रहे हैं, और जंगल राज नाम की कोई चीज देखी नहीं है, वो जानते नहीं है, सिर्फ बीजेपी वालों से सुनते हैं। तो उनको वो कह रहे हैं कि आपके पिता और आपके पिता ने, आपके दादा ने जंगल राज को हटाने के लिए वोट किया था। यस सर, यस सर। इसलिए क्या आप चाहते हैं कि वही जंगल राज वापस आ जाए जिसको हटाने के लिए आपके पिता और दादा ने वोट किया था?
तो वहां इस प्रकार की दांव पेच वहां पर चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग, ठीक है, हम लोग जो आलोचनात्मक हमारी दृष्टि है वो स्पष्ट है। हम लोग उन लोगों के आलोचक हैं जो कि लोकतंत्र को कमतर बना रहे हैं इस देश में, सर लेकिन उनकी जो राजनीतिक रणनीतियां हैं उनको समझना भी हमारा काम है। बिल्कुल सही है सर, जी। बिल्कुल सही है। सर सर लेकिन जैसे तीन मंदिर की बात हुई, तो आप जैसे कहते हैं ना कई बार कि एक उंगली उठाई तो तीन तो हमारी खुद की तरफ आवे, तीन मंदिर कहा तो वो जो बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, और लेकिन उल्टा है पूरा का पूरा। यहाँ तो सच नहीं सुनना है, सच को इग्नोर करना है, झूठ बोलना है, सब कुछ तो उलट है और बहुत बोलना है। जी। तो क्या इसको इसको कैसे आप देखिएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो फिक्रेबाजी हो रही है, चाहे वो आदित्यनाथ जी कर रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री कर रहे हो, इस फिक्रेबाजी का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को 20 साल पहले की जो हुकूमत थी, जिसको इस रूप में लोकप्रिय तरीके से ये लोग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सामने लाया जाए। इनके पास अपना कुछ करना, अपना हमने 20 साल में क्या किया, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए वो हमेशा एक नेगेटिविटी के के आधार पर, एक नकारात्मकता के आधार पर चुनावी मुहिम चलाते हैं और इस बार भी उसी नकारात्मकता के आधार पर चुनावी मुहिम चला रहे हैं। अगर आप इनके लगाए गए आरोपों पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रियाएं देखें, या आप प्रियंका गांधी की ही प्रतिक्रिया देख लें, इन्हें एक अपमान डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए। यस सर। हाँ, ऐसा तो आप पाएंगे कि जिस स्तर पे ये लोग चले जाते हैं, उस स्तर पर तेजस्वी और प्रियंका जा ही नहीं सकते। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कोशिश भी करें, हालांकि वो कोशिश भी नहीं है उनकी तरफ से, करनी भी नहीं चाहिए। वो कोशिश भी करें, तब भी वो उस स्तर पर नहीं जा सकते। और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि लोग इस प्रकार की लफाजी सुनकर वोट देना तय करते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये देखेगी कि भाई इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत क्या है, क्या डर है आपको जिसकी वजह से आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका कुछ ना कुछ जवाब मतदाताओं द्वारा दिया जाएगा। यस सर। नहीं तो लेकिन वो जो बोले थे 56 इंच की छाती, ये तो मोदी जी बड़ा ताल ठोक के कहते थे, सदन के भीतर कहते थे, बार-बार बाहर कहते थे, और एक अकेला सब पर भारी। तो राहुल गांधी वही तो स्मरण करा ना कि इतना भयभीत है, और वो कई चीजों पे वो सब बहुत सारे ऐसी चीजें जो वहां आ रही, तो वो ये लोग कहीं ना भाषाई मर्यादा, और ये इसमें उल्टा चोर कोतवाल को डटेगी। वो कह रहे साहब कि जो राहुल गांधी हैं बिल्कुल बेपटरी हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, कभी तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये कर कौन रहा है? मतलब ये उल्टा चोर कोतवाल को डटे, ये भी तो जनता देख रही होगी ना सर। देखिए, पिछले 2020 में भी इन लोगों की हालत पथरी थी। पिछले सर विधानसभा चुनाव में मुझे अच्छी तरह याद है, वहां पर जो विधानसभा का परिसर है, उस परिसर में एबीपी चैनल ने एक पूरा सेट लगाया था सर और हम लोगों को निमंत्रित किया था उस सेट पे जाने में। खुद सर उनके साथ हम लोग गए थे पटना में, और वहां पूरे दिन खड़े होकर हम लोगों ने टीका टिप्पणियां की थी। उन टीका टिप्पणियों में मैंने ये कहा था, संजीव जी, कि तेजस्वी यादव तब बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं जबकि वो MY++ का बंदोबस्त करें, यानी MY सर के साथ साथ में कुछ और जोड़ें बड़े मजबूत तरीके से। सर हम्म। अच्छा, इस बार हम देखते हैं कि पिछली बार तो नहीं था, इस बार MY के साथ में बड़े पैमाने पर प्लस प्लस करने की रणनीति पर राहुल गांधी के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। सर रणनीति सुचिंतित है, खुले दिल से संकोचहीन होकर उसको बनाया गया है, और पिछले कुछ महीने से उसे धरती पर उतारने की कोशिश हो रही है। अतपिछड़ा सम्मेलन किए गए हैं, उसमें अतपिछड़ा जो नेता हैं उनको सबको मंच पे आसीन किया गया था। महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी अतपिछड़ा संकल्प पत्र की 10 जरूरी बातें मौजूद हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रादेशिक अध्यक्ष हैं वो भी अतिपिछड़ा समाज से आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने कई अतिपिछड़ा समाज के नेताओं को बड़ी प्रमुखता दी है, उनको अपने 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 सामने रखा है। उन्होंने कई जगहों पर यादवों के टिकट काट दिए हैं, उसकी जगह अतिपिछड़ा उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कोशिश में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई कमी कोई कमी नहीं है। अब ये नहीं। कोशिश कितनी कामयाब होती है, कहां तक कामयाब होती है, ये 14 नवंबर को निकल कर आएगा। सर सर इसमें एक समस्या है, उस समस्या को भी यहाँ पे शिनाख्त कर लेना जरूरी है।
जी। अछड़ा समाज जो है वो बिहार की आबादी का 36% है। यस सर। लेकिन इस 36% विशाल आबादी में बहुत छोटी-छोटी अनगिनत बिरादरियां शामिल हैं। है सर। ऐसी बिरादरियां शामिल हैं, इनका कोई नेता नहीं है, जिनको कुछ मिला नहीं है आज तक, इन बिरादरियों का कोई जानता नहीं है। तो इन सारी बिरादरियों के बीच में एक राजनीतिक संदेश पहुंचाना थोड़ा मुश्किल, एक राजनीतिक संदेश पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है इन बिरादरियों के सामने। तो ये एक बहुत ऐसी बात है जिसके बारे में एक संकट, एक समझ नहीं है इनको, मतलब जो है कैसे किया जाए। इस अतिपिछड़ा समाज को उसकी जो स्थापित राजनीतिक दिशा है, उस राजनीतिक दिशा से अलग ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसके बीच में कई साल तक काम किया जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, और महागठबंधन को भी ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ संदेश पहुंचा होगा, और वो संदेश जो एनडीए में अंदरूनी जो काटफांस चल रही है, सर। जिस तरह नीतीश कुमार की टांग खींचने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी मतलब जो है उसका एक कारण हो सकता है कि वहां पर संदेश पहुंचे। जी बिल्कुल। संजीव। मैं 2-3 सवाल करूँगा, मैं इसी से जुड़े। एक तो जो आपने मुकेश सहनी वाला है कि उस उनको डिप्टी सीएम घोषित किया, और भी कहा है कि और भी डिप्टी सीएम्स होंगे। तो ये कहीं चीजें कर रही होंगी सर, जो उन्होंने कहीं मुस्लिम भी उसमें कहीं छुपा है, या और भी इस तरीके के छुपे हुए हैं, और मेहनत सारी हो रही, तो ये कुछ काम करेगा इसमें? मतलब ठीक है वो बहुत नीचे तक नहीं देखिए, पहुंचा पाया अपनी तरफ जाति। से उन्होंने पूरे प्रस्ताव रखे हैं। उन्होंने यस। कहा कि हम एक उप मुख्यमंत्री अति पिछड़े को बनाएंगे, और नाम भी घोषित कर दिया है, मुकेश सहनी को बनाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, संकेत जी हाँ। दिया है कि दूसरा उप मुख्यमंत्री हम किसी मुसलमान को बना सकते हैं, यस सर। और उसी में तीसरा संकेत यह भी निहित है कि किसी दलित को बनाएंगे। बनाएंगे। जी 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 देखिए, जी। कांग्रेस के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कौन है? वो राजेश राम है। यस सर। यस सर। राजेश यस सर। राम, जगजीवन राम की बिरादरी जो है, यानी वहां पे जी। जो, जिसको हम उत्तर प्रदेश में जाटव समाज कहते हैं, यस सर। वो उस बिरादरी के हैं। यस सर। तो कांग्रेस जगजीवन राम की स्मृति को ताजा करने के लिए जो समाज है, उस समाज को अपनी ओर खींचना चाहती है, दलित समाज को अपनी ओर खींचना चाहती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कोशिश है महागठबंधन की, तेजस्वी की, राहुल की, इन सब लोगों की, मुकेश सहनी की, दीपंकर भट्टाचार्य की, ये कोशिश बड़ी सुव्यवस्थित है, नीतिबद्ध है, और उसको कुछ महीनों से लगातार उस कोशिश को किया जा रहा है। किया जा रहा है। जी जी अब जी इस जी। बात की हम और आप यहाँ बैठ के गारंटी नहीं कर सकते कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। क्या निकलेगा? ठीक बात, ठीक बात, लेकिन ठीक। मेरा मानना है कि इसका परिणाम 2020 के मुकाबले बेहतर निकलेगा। ओके। ओके। कितना भी बेहतर निकले, ज्यादा निकले कम निकले, 2020 के मुकाबले बेहतर निकलेगा। 2020 में मैंने विधानसभा के मंच से जो बात कही थी कि MY के साथ में प्लस प्लस किया जाना चाहिए, इस बार इनकी कोशिश है कि MYM गठजोड़ बनाए, यानी मुसलमान यादव एंड MBC गठजोड़ बनाए। ये इनकी बहुत MYM गठजोड़ बनाने की कोशिश है। सा 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 सर, इसमें जैसे ये जो ये इनके यहाँ जो चल रहा है कि ये क्या, जो लल्लन सिंह ने कहीं फेंका दांव, या जो प्रधानमंत्री जी बात करते रहे, जो बीजेपी प्ले अप कर रही है, उसके टिकट्स भी हम लोगों ने देखे कि अपर कास्ट पर उसका फोकस है, उधर उनको जो ये है कि भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, फिर भी जो 10,000 का एक दांव खेला, महिलाओं को लेकर जो किया, और इन सब के बीच में जो नीतीश कुमार की अपनी छवि है कि वो 36% के आसपास का जो तमाम जो वोट बैंक है, उसमें बहुत सेंध नहीं लग पाएगी। ये सब विश्वास इनको कहीं ये थोड़ा सा लवरेज है कि हम बहुत अच्छे मतलब से देखिए, निकले। नीतीश कुमार को तो ये विश्वास है, नीतीश जी कुमार को ये विश्वास है कि उन्होंने पिछले 20 साल में जो कुछ काम किए, खास तरह का समर्थन आधार उन्होंने बनाया है। जी उस जी समर्थन जी। आधार के दम पे ही अभी तक ये लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे उस पाले में जाएं चाहे इस पाले में रहें, दोनों तरफ से इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता रहा है, और उसके उस इनकी सफलता के मर्म में वही समर्थन आधार है। सर। लेकिन सर। नीतीश कुमार ये भी समझ रहे हैं कि पहली बार उन्हें उस समर्थन आधार के धरातल पर चुनौती मिल रही है। यस सर। यस सर। अभी तक यस क्या सर। होता था कि MBC वोटों को गोलबंद करने की उनके अलावा और कोई कोशिश नहीं करता था, एक तरफा कोशिश चलती थी उनकी, जी जी इसलिए उन्हें जी। हर बार कामयाबी मिल जाती थी। सर। इस बार राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने मिलकर वहां हस्तक्षेप किया है, क्योंकि उनको लगता है कि इन्हीं के वोट हम इन्हीं के वोटों को हम एनडीए से खींच सकते हैं। यस सर। इससे पहले कोई कोशिश ही नहीं होती थी, नीतीश कुमार अकेले इन वोटों के दावेदार होते थे। इसलिए क्या बिल्कुल। होता था कि ये वोट कई हिस्सों में बट के पड़ते थे, लेकिन ज्यादा बड़ा हिस्सा पिछले 2020 के चुनाव में, अगर मुझे आंकड़े याद हैं, तो 58% MBC वोट जो है
वो नीतीश कुमार के हिस्से में गया था, 58%। सर सर ये जो वहां पर सरकार बन गई थी एनडीए की, तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। सर 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 इसके 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 अलावा सर इसमें सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनका असमंजस है कि नहीं घोषित किया उन्होंने इस बार इनको नीतीश कुमार जी को नहीं किया, तो ये भी कहीं बहुत बाद में सिरदर्द हो सकता है। जो अनुरूप जो इनका अपना आकलन है उसके बिल्कुल विपरीत कुछ चीजें चली आई, एक चीज ये है ऐसा ये जो उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं घोषित किया है ना, अगर एनडीए हारता है, तो उसके पीछे ये सब बातें हम लोग बाद में कारणों के तौर पे गिनाएंगे। क्योंकि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के अंदर जिस प्रकार की एकता अतीत में रहती रही है, और जिस सुविधा के साथ में और बिना बेरोक टोक तरीके से आसानी के साथ में इधर के वोट उधर ट्रांसफर होते रहे हैं, उसके ऊपर इस बार सवालिया निशान लग गया है। एकता के ऊपर भी सवालिया निशान है, वोटों के ट्रांसफर के ऊपर भी सवालिया निशान है। और चूंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, इसलिए वो मुख्यमंत्री का पद जो है वो खुल गया है। तो चिराग पासवान ने अपने जनाधार में लगातार ये प्रचार किया है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इधर उस दिन जिस दिन मौर्या होटल में घोषणा पत्र पेश किया जाना था, तो उसमें मंच पे आखिर में कौन नेता बचा? सम्राट चौधरी। हाँ, सबकी सम्राट चौधरी के निर्वाचन क्षेत्र में जाके अमित शाह क्या कह रहे हैं? सम्राट चौधरी के निर्वाचन क्षेत्र में जाके अमित शाह क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, हम उन्हें बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। तो वो क्या तोहफा देने वाले हैं? नीतीश कुमार ये जगह बैठाने वाले हैं उन्हें? यस सर, यस। हाँ, ये सारी बातें हैं। सुशासन की जो बात है, देखिए उनका जो अपना यूएसपी की एक बड़ी वजह सुशासन भी रहा है। नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ बदलाव किए, यदि हम बीते 20, तो अब वो कहाँ है इस समय, किस जगह पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अब बहुत कम वक्त है, ये कितना इसमें प्ले करने वाला है रोल वोट में, इसमें सारी चीजों में इनके अगेंस्ट जाना है कि कुछ कैसा कितना क्या होना है इनके? जिस तरह जंगल राज अतीत की बात बन गया है, उसी तरह सुशासन भी अतीत की बात बन गया है। क्योंकि अभी तो इस नीतीश कुमार के इस कार्यकाल में तो सुशासन की कोई छवि दिखाई नहीं पड़ती है। खासकर पिछले एक साल में कानून व्यवस्था के सवाल पर जो अराजकता बिहार में फैली है, जो हत्याएं हुई हैं जिस तरीके से, और जिस तरह इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन हुए हैं बड़े पैमाने पर, उन आंदोलनों का जैसे दमन हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, जमजम की पिटाई छात्रों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की पटना की सड़कों पर हुई है, वो सारी छवियां तो लोगों के दिमाग पर अंकित हैं। सवाल यह है कि ये सारी चीजें किस तरह प्ले आउट करेंगी? मतदान के समय लोग उनको कितना याद रखेंगे? क्या इन्हीं बातों की रोशनी में वोट देंगे? वो किस तरह वोट, मतलब उनके वोट देने का मुख्य आधार क्या होगा? बहुत मार्के की बात हुई। हाँ, बिल्कुल। अब सर 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा। एक तो ये जो दूरियां हैं जैसे आपने कहा, और हम लोग इस पे देख रहे हैं कि दूरियां तो है कि वो उनकी रैली में नहीं जा रहे, एक दूसरे के एक्स नहीं साझा कर रहे हैं, उनके वो नहीं कर पा रहे। पहले पिछली बार ऐसा होता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक रणनीति का हिस्सा हो, जैसा आप कह रहे थे कि ये लोग बड़ा अजब गजब खेल खेलते, तो ये इस सब के तहत तो नहीं कि दूरियां बना लेना, कि लोगों को ये संदेश जाए कि हम लोग तो भाई अलग अलग चल रहे हैं, बाद में एक हो जाए। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मतलब वो उनका है अंपायर, लेकिन अंपायर तो उस भूमिका में है कि बहुत मुख्य प्लेयर के तौर पे खेलते हैं। तो इन पे दोनों पे रोशनी डालिएगा प्लीज। देखिए, एक जमाना था 80 के दशक में, जब पाकिस्तान कोई टीम खेलने के लिए जाती थी, तो हमेशा वहां शिकायत करती थी वो 11 खिलाड़ियों से नहीं बल्कि 13 खिलाड़ियों से खेलती है। वो दोनों जो एम्पायर होते थे वो भी पाकिस्तान की टीम शकूर राणा, खजर हयात, वो दो इस तरीके नाम होते थे। शकूर राणा नाम का एक बहुत बदनाम एम्पायर था, इसकी माइक गेटिंग के साथ में बड़ा झगड़ा भी हुआ था। तो इनकी भूमिका है, हमारे ज्ञानेश कुमार जी की भूमिका शकूर राणा जैसी है सर। ये मतलब बिहार के शकूर राणा है इस वक्त, कि पूरी तरीके से एक टीम के पक्ष में खेल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पक्ष में खेल रहे हैं। खुली छूट दे रखी है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है तब भी 10,000 रुपए, 3 बार 10,000 रुपए जो है वो जनता के अपने खाते, लाभार्थियों के खाते में डाले जा चुके हैं। उसके बाद में इस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक 20 से ज्यादा कारों का काफिला नहीं जा सकता है।
लेकिन सुरक्षा के नाम पर इजाजत ले लेकर 40-40, 50-50 कारों के काफिले जिनमें हथियारों से भरे हुए लोग होते हैं, हथियारों से लैस लोग भरे होते हैं, वो सब जा रहे हैं मतलब वहां पर। जब दुलार चंद यादव की हत्या हुई तो 80 लोगों की बाद में गिरफ्तारी हुई, अनंत सिंह की वही गिरफ्तारी वही के बाद में उन सबके पास से हथियार बरामद हुए। जबकि चुनाव आयोग ने तो पहले कह रखा था कि सारे हथियार जमा कराए जाएं, लेकिन क्या जमा हुए? नहीं हुए। इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब 100% उसको जमीन पर नहीं उतारा गया। तो चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से उसकी पोल खुल चुकी है। वो विपक्ष का ये आरोप है, और सांसद मनोज झा ने बाकायदा लिखित रूप से चुनाव आयोग को ये आरोप लिख के भेजे हैं। जी जी विपक्ष का ये आरोप है कि ये जो पैसा बांटा जा रहा है, कई जगहों पे इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक बांटे जा रहे हैं मतदाताओं के बीच में। जो पैसा बांटा जा रहा है वो भाजपा के केंद्रीय कोष से आ रहा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न संगठन है उनके कोष से आ रहा है, और अदृश्य तरीके से उसका वितरण हो रहा है। और चुनाव आयोग आंखें बंद किए हुए है, वो कुछ भी नहीं कह रहा है। जी जी। अब तो जो मिले हुए तो नहीं है दोनों, ये जो दूरियों पे एक छोटा सा आपका, फिर एक दो सवाल में खत्म कर दूंगा। देखिए, कुछ ऐसा? मुझे लगता ये है कि ये इन दूरियों से थोड़े से ये घबराए हुए हैं। ओके। इसलिए इन्होंने बार-बार कहना शुरू कर दिया है, एनडीए, एनडीए का नाम बहुत ले रहे हैं। हम लोग एनडीए जी के तौर पे लड़ रहे हैं, हम लोग एनडीए के तौर पे लड़ रहे हैं। ये बात पहले इतना नहीं कही जाती थी। वो शायद इसीलिए है कि इनको लग रहा है कि इनके बीच की जो रिफ्ट है, इनके बीच का जो टूट है, जो मत है, उस वो टूट कहीं जाके पूरे इनके चुनाव के ऊपर हावी ना हो जाए। इसलिए एनडीए वगैरह का नाम ज़्यादा लिया जा रहा है। सर। मैं ये मानता हूँ कि पहले भी मैं कह चुका हूँ 4 पीएम के मंच पर कि बिहार में विपक्ष के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए, दीपंकर भट्टाचार्य के लिए, मुकेश सहनी के लिए, इन लोगों के लिए शायद इससे ज्यादा अच्छी परिस्थिति कभी भी नहीं थी वगैरह। चुनाव जीतने की। बिल्कुल अब आगे क्या बिल्कुल। हो रहा है, क्या होगा, ये तो जनता जनार्दन जन के हाथों में। अब सर मैं आपसे बात करता हूं तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मोह नहीं छोड़ पाता। मैं डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी जी के मित्र हैं उनका फिर आज एक वक्तव्य बड़ा खतरनाक टाइप का है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है, फिर वो कह रहे हैं कोरिया भी टेस्टिंग कर रहा है, रूस भी, चीन भी कर रहा है, और हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने का एटम बम मौजूद है। क्या मायने है इसका? कैसे इसको जो है, मोदी जी के दोस्त तो एक छोटा सा नोट, इस पे मैं आखिरी सवाल करूंगा। धमका रहे हैं, सीधे सीधे बात है। वो अपना महत्व बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है जो कि डिटरेंस कर सकती है। भाई, उन्होंने कहा ये छुटभैया ताकतें जो हैं, छठभैया जो एटमी ताकतें हैं, जो चोरी से एटम बम, उन्होंने एटम बम विकसित नहीं किया, इधर उधर से स्मगल करके कुछ चीजें प्राप्त कर ली, ये सब किया पाकिस्तान ने किया, और उत्तर कोरिया ने भी इसी तरह किया है। भाई, उत्तर जी। कोरिया के पास ऐसी कोई वैज्ञानिक क्षमता तो नहीं एटम बम बनाने की, न पाकिस्तान के पास थी। इन यस लोगों सर। ने तो इधर उधर से तिकड़म करके ही हासिल किया है, पूरा चोरी चकारी का माल है पूरा का पूरा। तो ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की छोटी ताकतों से जो दुनिया को खतरा है, उसको रोकने की क्षमता सिर्फ उन्हीं के पास है। जी 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 तो जी वो जी। डिटरेंस जो है ना, अमेरिका की डर की वजह से ही ये लोग नहीं करेंगे, वरना ये लोग तो परमाणु परीक्षण वगैरह तो अभी करने जा ही रहे हैं, मतलब जो है। तो जी अपने इसके जरिए भी अपने महत्व को स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी तो मैं अंतिम सवाल करूँगा, वैसे तो आपने बहुत कुछ चीज़ें डिकोड कर दी, फिर भी मैं आखिरी ये पूछना चाहूँगा, जहाँ आज हम खड़े हैं, जिस जगह पूरा का पूरा चुनावी परिदृश्य, और आपने कहा शकूर राणा से बच के रहना होगा, इंडिया ब्लॉक के लिए चेतावनी कहीं ध्वनित है। सो आज कहाँ खड़ा है बिहार का इलेक्शन? अभी तो है, ये 48 घंटे, 72 घंटे वोटिंग में बचे हैं, कल शाम को लग जाएगा, और फिर सेकंड फेज, और 14 आएगा, दूध का दूध पानी का पानी 14। लेकिन अभी आज खड़ा कहाँ दिखता है, किस किस जगह पर आपको बहुत नजदीकी लड़ाई है। देखिए, बहुत नजदीकी लड़ाई है। आज मैंने इस चुनाव में जितने भी सर्वे हुए हैं, प्री पोल सर्वे आए, उन सबके आंकड़ों पे एक निगाह डाली। उसमें सर? बहुत नई एजेंसियां हैं जिनका नाम भी मैंने नहीं सुना था। तो उसमें 1 या 2 को छोड़ के बाकी सब एनडीए की सरकार बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे मार्जिन से। जो महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं, वो भी बहुत छोटे मार्जिन से बना रहे हैं। तो इस बात में सब लोग सहमत हैं कि लड़ाई बहुत कड़ी है। जिसकी भी सरकार बनेगी, बहुत ही कम मार्जिन से बनेगी। दूसरी बात, जिस बात में सब लोग एकमत हैं, वो ये है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की पसंद में सबसे आगे है। तीसरी बात जिसमें सब लोग सहमत हैं, वो ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सर सर। तो बात के दोनों जो पहलू हैं, तेजस्वी यादव सबसे आगे और मुद्दा बेरोजगारी, ये महागठबंधन के पक्ष में जाते हैं। बिल्कुल, और 14 के बाद सही खेल 14 के बाद ही शुरू होगा। वैसे मतलब एक बिल्कुल जी। उसका है कि वो जो किस करवट के वो क्या दृश्य बनेगा, उसमें किस दल दल किस तरीके से बदल करेंगे, क्या क्या होगा, वो बहुत खूब चीजें होंगी शायद, ऐसा लगता है।
जी, जी। अभय सर बहुत आप शुक्रिया। नहीं, वो तो अगर किसी को किसी एक गठजोड़ को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तब तो फिर पोस्ट पोल सिनेरियो क्या सारा होगा, वो सब कुछ उसी पे निर्भर होगा। उसी पे होगा और उसमें बड़ा अलग टाइप का और ये लोग हैं मतलब जो मोदी और शाह एंड कंपनी है वो फिर जिस तरीके से प्ले अप करती है तो फिर बहुत कुछ देखने को मिलेगा शायद देश को एक जी, बार। यस सर, यस। बहुत जी, शुक्रिया अभय सर। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर, बहुत आभार। तो आप थे अभय सर और अभय दुबे सर यही कहीं परिलक्षित हो रहा है उनकी बातचीत से कि बहुत बहुत मार्जिनल और बहुत कांटे का मुकाबला है, टक्कर तगड़ी है, लेकिन इन सब में वो जो बहुत अहम बात कही है, वो जो हम लोग बार-बार कहते आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो शकूर राणा की भूमिका में है, भारत-पाकिस्तान के दौर जिनको याद है या पलट लें वो पन्ने मिल जाएगा आपको सारा कुछ कि उस दौर में कैसे अंपायर इन 13 खिलाड़ियों के साथ खेला करते थे। अब तो खैर 12 वाला मामला है चूंकि ये है और बाकी तो उनका टीम और कुनबा पूरा है ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दिलचस्प है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रकट कीजिएगा और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।